दोस्तों मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीखा कि किस तरह से डिफरेंट रेशियोज का यूज करके हम शेयर प्राइस को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, बुक वैल्यू या कैश फ्लो से कंपेयर करके उसका सही वैल्यूएशन पता कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड यानी महंगा है या अंडर वैल्यूड यानी सस्ता है। तो रेशियोज का यूज करके तो वैल्यूएशन पता कर ही सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एक और तरीके से वैल्यूएशन करते हैं और इस मेथड को DCF मेथड ऑफ वैल्यूएशन कहते हैं। DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये एक ऐसा वैल्यूएशन मेथड है जिससे किसी भी एसेट को उसके फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस पे वैल्यू किया जा सकता है। कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा खर्च हो रहा है, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कैश के ट्रांजैक्शन को ही कैश फ्लो कहते हैं। बेसिकली एक कंपनी में कैश 3 जगह पर ही लग सकता है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो बिजनेस वो कंपनी कर रही है उसमें, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी कोई मशीन खरीदती है, कोई जमीन खरीदती है या फिर कोई भी एसेट खरीदती है उसमें, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें कंपनी अपना लोन रिपे करती है, डिविडेंड पे करती है एक्सेट्रा। तो जब हम इन्हीं कैश फ्लोज की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कहां कंपनीज ने कैश फ्लो का यूज किया है, तो उसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको खुद तैयार करने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है जो कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे इजी तरीका है कि आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जाएं, वहां स्टॉक का नाम सर्च करें और उसके बाद ऊपर ही आपको कैश फ्लो का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको कंपनी की तीनों एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आया है वो दिख जाएगा, और ऐसे आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब ये जो कैश फ्लो है इसको वैल्यूएशन का एक बेटर और रिलायबल मेथड माना जाता है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने किसी कस्टमर को EMI पर सामान बेचा और उस सामान को बेचने पर कंपनी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो दिखेगा ही, लेकिन अगर वो कस्टमर 3 महीने के बाद EMI पे करना बंद कर देता है तो कंपनी के पास तो वो पैसा जाएगा ही नहीं। लेकिन कंपनी ने सामान बेचा है तो वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएगी, और इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत होने का मतलब है अर्निंग पर शेयर गलत होना, और अर्निंग पर शेयर गलत होने का मतलब है PE रेशियो गलत होना। और इस केस में अगर आप PE रेशियो का यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन करोगे तो वो भी तो गलत होगा ना। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल तरीका है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही पैसा दिखता है जो एक्चुअल में कंपनी के पास आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करके वैल्यूएशन निकालना एक अच्छा तरीका तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप बस इस तरीके को ही यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन निकाल कर उसमें इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको अदर फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। आपको आपके एनालिसिस में मल्टीपल फैक्टर्स को रखने की जरूरत होती है। तो अब आपको कैश फ्लो क्या होता है और इसे कैसे चेक करना है वो तो समझ आ गया है। तो अब समझते हैं कि ये DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है। तो इस DCF में जो डिस्काउंट है वो Amazon या Flipkart में मिलने वाला डिस्काउंट नहीं है। इन्वेस्टिंग में डिस्काउंट का मतलब है एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया में एक ही सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, तो अभी तक सब उसी से सीमेंट खरीदते थे, बट अब मान लो कल से कोई दूसरी कंपनी भी सीमेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, तो इससे पहली वाली कंपनी का ही जो प्रॉफिट हो सकता था वो घट जाएगा और वो कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज करेगी। और क्योंकि इन्वेस्टर्स ये बात जानते हैं कि दूसरी कंपनी आने से पहली वाली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है, तो उसका रेवेन्यू कम होने से पहले ही उसके शेयर की प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स में उस स्टॉक की डिमांड कम होगी। अब ध्यान दो कि अभी तो दूसरी कंपनी आई नहीं है, फर्स्ट कंपनी को अभी लॉस होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट उससे पहले ही शेयर की प्राइस गिर रही है। तो लॉस होने से पहले ही जो शेयर की प्राइस घटती है इसे ही हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई कंपनी एक नए बिजनेस में एंटर होती है तो इससे उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, और जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि ये कंपनी नए बिजनेस में एंटर हो चुकी है तो इससे इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। यानी यहाँ भी मार्केट ने फ्यूचर में आने वाला जो कैश फ्लो है उसको पहले ही एंटिसिपेट करके डिस्काउंट कर लिया है। मतलब कंपनी में जो कुछ अभी हुआ भी नहीं है वो सब कुछ भी कंपनी के शेयर की प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है, और यही डिस्काउंटिंग है। तो अब आपको पता चल गया है कि कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग क्या होते हैं। तो अब जानते हैं कि DCF यानी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का यूज वैल्यूएशन निकालने के लिए कैसे होता है।
लेकिन इसको यूज करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले इन फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब क्योंकि DCF मेथड के वैल्यूएशन में ग्रोथ एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए कंपनी कितने % से ग्रो कर सकती है इसको सही तरीके से जज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसकी पास्ट ग्रोथ का डेटा निकाल सकते हो और उसे एनालाइज करके फ्यूचर की ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही आप एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को पढ़ के भी कंपनी की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसको फिगर आउट कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें हम आगे इसी कोर्स में आपको सिखाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहा जाता है। इसका मतलब है इन्वेस्टेड कैपिटल में आप कितना एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमा सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि सोप यानी साबुन बेचती है और उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके पूरे देश में अपनी सप्लाई चेन बना रखी है, जिससे देश की हर गली और कोने की दुकान में उनका वो सोप सेल होता है। तो अब मान लो कि वही कंपनी एक न्यू हर्बल शैम्पू लॉन्च करती है, तो अब क्या उसे उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को उन दुकानों में पहुंचाने के लिए? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट एलोकेशन कर रखी है। तो इस एग्जाम्पल में जो कंपनी की सप्लाई चेन है वो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है, और जिस कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो कंपनी थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा खर्च करके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है, और इसलिए इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज को ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए इन कंपनीज की डिमांड ज्यादा होती है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा ही होता है। अब एक और एग्जाम्पल लें, तो मान लो एक कंपनी है जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस है, जिसको वो रेंट में देकर प्रॉफिट कमाती है। उनका अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है, लेकिन फिर भी हर साल 4-5% से ज्यादा उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता, वो भी इन केस अगर कंपनी रेंट बढ़ाती है। और अगर उसको और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर उसको करोड़ों रुपए खर्च करके और ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करनी होगी, यानी इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, और ये बात इन्वेस्टर्स जानते हैं, इसलिए ऐसी कंपनीज को मार्केट में हमेशा कम वैल्यूएशन मिलती है। और थर्ड फैक्टर है मोट। इस कंसेप्ट को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मोट एक बिजनेस के अराउंड ऐसी शील्ड होती है जो कि उसे कंपटीशन से प्रोटेक्ट करती है। यानी कंपटीशन जिस कंपनी के पास मोट है उसका मार्केट शेयर नहीं छीन सकता। ये मोट कोई पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन हो सकता है। जैसे अगर कंपनी के पास कोई पेटेंट है तो वो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी, जिससे उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए जो बिजनेस मोटेड होते हैं उन्हें भी मार्केट अक्सर हाई वैल्यूएशन देता है। तो यहाँ तक हमने कुछ फैक्टर सीखे जो कि DCF एनालिसिस के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम DCF कैलकुलेटर को यूज करके एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको TCS का वैल्यूएशन निकालना है कि TCS महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, तो ये आप मैन्युअली DCF फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर आते हैं जहां से आप कुछ डिटेल्स फिल करके ही ये DCF कैलकुलेट कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर्स को ढूंढने के लिए आप गूगल में DCF कैलकुलेटर लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली dcfcalculator.com की वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये है DCF कैलकुलेटर की वेबसाइट। अगर आप DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। जैसे अगर आप TCS का DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसका फ्री कैश फ्लो चाहिए होगा, टोटल कैश चाहिए होगा, टोटल डेट चाहिए होगा। तो ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको screener.in पे जाना होगा। यहाँ पे जिस भी स्टॉक का आप डेटा देखना चाहते हैं आपको उस स्टॉक का नाम सर्च करना होगा। जैसे अगर आप TCS का डेटा देखना चाहते हैं तो आपको TCS लिखकर सर्च कर देना है। अब क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता रहता हूं तो मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पे ऐड कर रखा है। जब आप इस वेबसाइट में पहली बार जाएंगे तो आपको सिर्फ 3 लाइन का ही डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, या मैक्सिमम ये 4 लाइन का। तो इसके बाद आप जो भी डेटा देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप TCS का DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको TCS का फ्री कैश फ्लो चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको पिछले 3 साल का TCS का फ्री कैश फ्लो चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं फ्री कैश फ्लो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ईयर्स का।
अब क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रखा है, अदरवाइज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1,02,448 करोड़ इसका फ्री कैश फ्लो है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 102,448। अब यहाँ पे हमें करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है कि ये सारा डेटा हम करोड़ में ही बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेटा जो हमें चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टोटल कैश चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप बैलेंस शीट में जाएंगे, ऊपर आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप नीचे स्लाइड करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में एक अदर एसेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस अदर एसेट्स में ही यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके एंड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी के पास कितना कैश है। तो यहाँ पे लिखा है 7350 और ये भी करोड़ में ही है, तो आपको सिंपली 7350 लिख देना है। इतना करोड़ का कंपनी के पास अभी टोटल कैश पड़ा है। अब इसके बाद आप क्योंकि टीसीएस का डीसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो टीसीएस के ऊपर जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर आप टीसीएस का डेट देखना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट में ही यहाँ पे बोरोइंग्स के लास्ट में दिखाई देगा कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो आपको जो भी कंपनी के ऊपर डेट है वो यहाँ पे जाके लिख देना है। तो आपने टोटल डेट भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट डेटा जो आपको चाहिए वो है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कंपनी के कितने शेयर्स हैं। तो इसके लिए वापस स्क्रीनर की वेबसाइट में आ जाते हैं। तो ये डेटा मोस्ट प्रोबेबली जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं से वापस इसको ऐड करना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखकर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने पहले से ऐड कर रखा है तो हमें दिखाई दे रहा है 366 करोड़ इसके शेयर हैं, तो हमें 366 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमने 366 लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेटा हमें बताना है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। अब इसके नाम में ही एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है कि आपको खुद अपने हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट लिखनी होगी। तो देखो पिछले 5 साल से टीसीएस 10% के रेट से ही ग्रो कर रही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आगे भी टीसीएस 10% के रेट से ही ग्रो करेगी। तो इसलिए हमने उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको 10 ही रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब है कि आप कितना रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 12% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। तो डिस्काउंट रेट का मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन वाला डिस्काउंट नहीं है या फिर स्टॉक में मिलने वाला डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप कितना रिटर्न कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने 12% ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा हमें चाहिए टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है कि 10 साल बाद कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी। तो देखो टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो 10 साल बाद बंद तो नहीं होगी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी। तो उस टाइम पर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो गया होगा, इसलिए हम इसकी टर्मिनल वैल्यू को सिर्फ 2 मान के चल रहे हैं। आप भी 2 के आसपास ही रखें तो ठीक रहेगा। तो हमने इसकी टर्मिनल वैल्यू को 2 यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो डेटा है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डाला है। जैसे हमने डिस्काउंट रेट 12 डाला है, ग्रोथ रेट हमने 10 डाला है। तो हो सकता है कि हमने डेटा थोड़ा ज्यादा मान के चल गए हों, तो हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। तो वो हम यहाँ पे 10% लेके चल रहे हैं। आप भी 10% ही लेकर चलें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टीसीएस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 2707 रुपीज एंड 15 पैसा निकल कर आती है। और अभी अगर आप टीसीएस की प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3221 इसके शेयर की प्राइस चल रही है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शेयर की प्राइस डालने के बाद अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूड में जो डेटा है वो आपको पॉजिटिव में दिखता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर ये आपको माइनस में दिखता तो इसका मतलब होता कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आप डीसीएफ कैलकुलेटर का यूज करके किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि टीसीएस का एग्जांपल हमने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिया है और सिर्फ एक बेसिस पर ही आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टिंग मैथ्स नहीं है जो कि फॉर्मूला लगाकर हमेशा सेम रिजल्ट निकलेगा। ये सब टूल्स फॉर्मूलाज हमारी हेल्प के लिए हैं ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें, लेकिन आपको सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस में इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है। तो आपको अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीसीएफ किसी भी काम का नहीं है। इससे आप एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, और बीइंग एन इन्वेस्टर आपको डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अब दोस्तों आपने डीसीएफ मेथड का यूज करना तो सीख लिया है, तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि डीसीएफ मेथड सिर्फ उन कंपनीज के लिए ही यूज किया जा सकता है जिनका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है तो फिर यह मेथड यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये मेथड सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए यूज किया जा सकता है जिनका कैश फ्लो रेगुलर और कंसिस्टेंट हो,
इसलिए साइक्लिकल बिजनेस जैसे मेटल्स, माइनिंग, रियल एस्टेट में भी ये मेथड काम नहीं करता है। और तीसरा, इस मेथड का यूज करके बैंक्स को भी वैल्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंक्स का बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है। और फोर्थ, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन हमेशा हाई होने के बावजूद वो अच्छे रिटर्न देती हैं। वहीं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो डीसीएफ मेथड से अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी रिटर्न नहीं देती हैं। इसलिए सिर्फ एक ही मेथड पर रिलाई ना करें। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड बेकार है। अगर बेकार होता तो ये हमारे कोर्स में नहीं होता। आज भी कई सारे प्रोफेशनल इसे यूज करते हैं। बस आप इसके रिजल्ट को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए और इसके साथ अपना खुद का एनालिसिस भी जरूर कीजिए। अब दोस्तों, आपको डीसीएफ तो समझ आ गया है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम यह है कि इस मेथड में बहुत सारा गैस वर्क इंक्लूडेड होता है, तो इसमें आपके गलत होने के चांसेस भी हाई होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिवर्स डीसीएफ मेथड बनाया गया है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की आज की मार्केट प्राइस में कितना कैश फ्लो ग्रोथ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। यानी सिंपली कंपनी की स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी कितने सालों की ग्रोथ मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखी है। इस मेथड से सही कैश फ्लो ग्रोथ को प्रिडिक्ट करके आप कंपनी की सही वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेती हैं, बट हम आपको एक ऐसा तरीका सिखाएंगे जिससे आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डीमार्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। डीमार्ट का करंट पी रेशियो 90 का है। ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीनर में देख सकते हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो करने वाला है। तो रिवर्स डीसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल प्रॉफिट को 1 लेके ये चेक करेंगे कि कितने साल बाद डीमार्ट 90 तक पहुंचेगा। तो अभी आपको स्क्रीन में एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें हमने डीमार्ट का इनिशियल प्रॉफिट यानी 0 ईयर्स का प्रॉफिट 1 माना है। तो अगर इसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो होता है तो फर्स्ट ईयर के बाद इसका प्रॉफिट 1 प्लस 30% ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.3 होगा। सेकेंड ईयर के बाद 1.3 प्लस 30% ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 1.7 होगा। तो ऐसे जब 17 साल हो जाएंगे तब जाकर इसका पी रेशियो 88.4 पहुंचेगा। और क्योंकि अभी से डीमार्ट का पी रेशियो 90 का है, तो इसका मतलब डीमार्ट की करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम ये मान रहे हैं कि उसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो करने वाला है, तो उसमें अगले 17 सालों की ग्रोथ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखी है। यानी डीमार्ट में उसके अगले 17 सालों की ग्रोथ मार्केट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये हमारे ओपिनियन में बहुत ज्यादा है। तो रिवर्स डीसीएफ के अकॉर्डिंग डीमार्ट ओवर वैल्यूड है और इस वजह से आगे जाकर इस स्टॉक में या तो प्राइस करेक्शन आ सकता है, यानी हो सकता है कि प्राइस गिरे, या फिर टाइम करेक्शन आ सकता है, यानी हो सकता है कि शेयर की प्राइस अगले 4 से 5 सालों तक बढ़े ही नहीं और एक ही लेवल के अंदर साइडवेज मूव करती रहे। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ हम आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं, तो सिर्फ इसके बेसिस पर डिसीजन ना लें। वैसे अगर आप उस टेबल को एक बार दोबारा देखें तो आपको दिखाई देगा कि शुरू के ईयर्स में प्रॉफिट का नंबर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही 10 साल हुए उसके बाद प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगा। ये सब कुछ कंपाउंडिंग की वजह से होता है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है तो आपको लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने डीसीएफ और रिवर्स डीसीएफ के कंसेप्ट को समझा। ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये बात मैं जानता हूँ। तो अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो एक बार दोबारा से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ आ चुका है या फिर अगर आप दोबारा इस लेक्चर को देख रहे हैं और तब आपको समझ आ चुका है, तो सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें प्रैक्टिकली भी करके देखना होगा। आप जो कुछ इस कोर्स में सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी करें। इसके लिए इस लेक्चर के बाद आप किसी भी 2 से 3 स्टॉक का डीसीएफ कैलकुलेट करके जरूर देखें कि वो ओवर वैल्यूड है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका